स्टूडेंट। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज भी अपना एक नया सम एनपीओ का। आपको इस सम में अनसॉल्व सम है, हमेशा की तरह जो अपन छुड़ाते आते हैं अनसॉल्व सम। आपका पेज नंबर आ जाएगा टेक्स्ट बुक का 12th एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का 12th क्लासरूम का टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 116 116 पेज नंबर पे आपका एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आपके लिए, ध्यान देंगे। Following is the receipt and payment account for the Satara Sports Club of Satara. Prepare the income and expenditure account for the year ending 31 मार्च 2019। बना दिया है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का हम यहाँ पे डेट लिख देंगे। आप ध्यान रखेंगे आपको ये लिखना ही पड़ेगा। इसका ओपन सेकंड स्टेप में मोड़ते हैं और कहलाते हैं हमारे नामकरण। पहली दो स्टेप्स आपके तरफ रहेगी, तीसरी स्टेप्स मेरे तरफ। क्या स्टेप हमने फॉलो किए हैं? सबसे पहले हमने बना दिए बॉक्सेस, दैट इज फॉर्मेटिंग हमारी पहली स्टेप है। दूसरा हमारा स्टेप रहता है नामकरण। नामकरण में हम क्या रखते हैं, करते क्या है, तो डब्बों को नाम दे देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सर ये सब में तो हमको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला है, बट आपने बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर दिए। तो हाँ भैया, आपको अगर एग्जाम में भी आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए तो बना तो लोगे, बट आपका सरप्लस या डेफिसिट जो भी निकले वो सही है या गलत, इसका कंफर्मेशन आपको कौन देगा? तो इसका कंफर्मेशन तभी हो पाएगा जब आपकी बैलेंस शीट एग्जैक्ट क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। तो ये सब में हालांकि बोला नहीं गया है बैलेंस शीट बनाने के लिए, बट मैं सम छुड़ाने के साथ साथ बैलेंस शीट भी आपको बनाकर दिखाऊंगा और एक कंप्लीट सम आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड का एक बॉक्स दिया गया है, डब्बा अपन बोलते हैं उसको। दो स्टेप्स आपने कंप्लीट कर देंगे तो तीसरी स्टेप मेरे तरफ है। चलिए सीधा चलते हैं एडजस्टमेंट पर। सम यूनिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें हम पढ़ रहे हैं सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना बोला है रे बाबा? 4500। बोले तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलना बाकी है। कितना रुपए सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है? तो सब्सक्रिप्शन आपको मिलना बाकी है 4500, पर ये करंट ईयर के लिए। सर अब हम कैसे समझेंगे कौन सा हमारा करंट ईयर है, कौन सा प्रीवियस है, कौन सा नेक्स्ट ईयर है? सिंपल टेक्निक दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट देखना है आपका इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपको गिवन है उसके ऊपर डेट क्या लिखे। आ जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर। क्या डेट दी गई है रे? 31 मार्च 2019। क्या डेट दी गई है? 31 मार्च 2019। अब आप ये समझो कि आपका ईयर एंड कब हो रहा है, तो 31 मार्च 2019। अगर 2019 को साल खत्म हो रहा है तो साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2018 को। 2018 को हमारा साल शुरू हुआ, 2019 को साल मेरा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और ये डेट से मुझे पता चला कि ये मेरा कौन सा साल है, करंट ईयर। शॉर्ट में मैं सीवाई लिख रहा हूं, मेरे तरफ जगह नहीं, बट आप समझ पाएंगे 2018-19 ये मेरा करंट ईयर है। अब मुझे करंट ईयर मिल गया भैया, बस मेरे को कुछ और लेन देन नहीं, क्योंकि हमको ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही करंट ईयर के लिए करना पड़ता है। तो चलिए ध्यान दे देंगे आप लोग, 2018-19 ये मेरा करंट ईयर है। तो फिर देख लो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा रहा होगा। 2018-19 मेरा करंट ईयर है तो मेरा प्रीवियस ईयर हो जाता है 2017-2018। 2017-18 ये मेरा हो जाएगा प्रीवियस ईयर। शॉर्ट में मैं लिखता हूं पीवाई, दैट इज प्रीवियस ईयर, पिछला साल। मेरा पिछला साल हो जाता है 2017-18। तो इससे आप और एक एस्टिमेशन लगा लेंगे, अंदाजा लगा लेंगे। क्या अंदाजा लगाना है कि मेरा आने वाला साल कौन सा रहेगा। तो अगर ये साल मेरा 2019 को खत्म हो रहा है तो मेरा नया साल रहने वाला है 2019 और 20। 19-20 ये मेरा रहने वाला है आने वाला साल, जिसको मैं बोलता हूं नेक्स्ट ईयर। शॉर्ट में मैं लिख दूंगा NY, दैट इज नेक्स्ट ईयर। तो बस आपको बस ये तीनों कैलकुलेशन, कोई भी सम सॉल्व करने से पहले आप डेट कंफर्म कर लेंगे कि भैया मेरा करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है और मेरा नेक्स्ट ईयर कौन सा होने वाला है। बस इतना अगर आपने जान लिया तो सब्सक्रिप्शन सबसे इजी है। बस एक ही नियम आपको दिया हो, एक फॉर्मूला आपको दिया हो, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल नियम है। अगर समझ लेंगे, ट्राई करेंगे तो आराम से आप सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्या नियम है? अगला पिछला माइनस करंट ईयर वाला प्लस करना है। तो चलिए चलते हैं रिसिप्ट साइड में, पूछेंगे डब्बे को कि हमको सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारे मिलने वाली बात है तो रिसिप्ट में ही दिया होगा, प्राप्ति में ही दिया होगा। मराठी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान देंगे, प्राप्ति में आपको दिखेगा वर्गनी, दैट इज सब्सक्रिप्शन कितना दिया है। सर यहाँ पे तो सब्सक्रिप्शन की तीन वैल्यू दी गई है, मुझे कौन सी पकड़नी है? ध्यान दीजिए, आपको वैसे तो वैल्यू पकड़नी है करंट ईयर की। कौन सी वैल्यू पकड़नी है? करंट ईयर की। बट मैं मेरा ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको
चाहूंगा कि आप वैल्यू पकड़ो डायरेक्ट बाहर वाली। तो सब्सक्रिप्शन की बाहर में वैल्यू कितना दी गई है, 52,000 देख लेंगे आप लोग। और सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है तो मैं इनकम में लिख दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना लिख दूंगा रे, 52,000। देखो बाहर वाली अमाउंट लिखा हूं मैं, कौन सी अमाउंट लिखा हूं, डायरेक्ट बाहर वाली। सर फिर ये तीनों अमाउंट का क्या करने का, वो भी बताता हूं, ध्यान दे दीजिए। आपको देखोगे कि आपको सब्सक्रिप्शन में 3 डेट्स भी दी गई है, बोला है सब्सक्रिप्शन मिला 2017-18 के लिए मिला 4,000। अब देख लेंगे 17-18 तो ये मेरा प्रीवियस ईयर है रे, 17-18 मेरा क्या है, प्रीवियस ईयर। उसके बाद बोला है 18-19 के लिए मिले 44,500, मुझे ये वाला पकड़ना था जो कि मेरा करंट ईयर है, पर हमने वो वैल्यू नहीं ली, हमने डायरेक्ट ले ली बाहर वाली वैल्यू। तो हम वापस से करंट ईयर के ही वैल्यू पे आएंगे, कैसे आएंगे वो मैं बताता हूं, आप बस ध्यान दे दीजिए। 2019-20 का भी एक वैल्यू दी है सर, कितना दी है रे, 3,500 देख लेंगे। 19-20 में मिला है, 19-20 के लिए मिला है, कितना मिला है, 3,500। अब 19-20 तो मेरा नेक्स्ट ईयर है, आने वाला साल है, अभी तक आया ही नहीं। वो साल जो अभी तक आया ही नहीं उसका पैसा मुझे अभी मिल गया, करंट ईयर में मिल गया, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है। क्यों ये नियम बनता है कि अगला और पिछला माइनस करना है, करंट वाला प्लस करना है, ध्यान देंगे। मुझे जो भी मतलब है वो मेरे करंट ईयर के वैल्यू से मतलब है, मुझे अगले या पिछले किसी भी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। इसलिए 2017-18 के जो 4,000 मिले वो मैं सब्सक्रिप्शन से क्या कर दूंगा, माइनस। जो कि मेरे पिछले साल के लिए मुझे इस साल पैसे मिले 4,000 रुपए, वो मैंने माइनस कर देने हैं। क्या नाम से माइनस करने हैं, लिखूंगा रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर। क्या लिखूंगा, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, बोले तो पिछले साल के लिए मिला। क्या बोलोगे, पिछले साल के लिए मिला, कितना मिला पिछले साल के लिए, या पिछले साल का कितना मिला इस साल में, 4,000। तो मुझे पिछले साल का कैलकुलेशन नहीं करना है, इसलिए मैं 52 का सब्सक्रिप्शन में से 4,000 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 52 में से 4,000, 52 में से 4,000 गए तो आ जाता है आंसर आपका 48,000। अब 48,000 आ गए, इसमें से आपको 2019-20 के लिए और कितना मिला, ध्यान देंगे आप, वही डेट देखोगे रिसिप्ट साइड में, 19-20 का माने आने वाले साल का आपको कितना मिला, 3,500। पर हमें तो अकाउंटिंग इस साल के लिए करने हैं, तो आने वाले साल का 3,500 भी आप लोग क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। मैं यहां पे फिर से माइनस कर दूंगा, लिखूंगा रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। क्या लिखूंगा, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल के लिए पहले ही मिल गया, आने वाले साल के लिए पहले ही मिल गया। कितना पहले ही मिल गया, 3,500। आने वाले साल के लिए कितना पहले ही मिल गया, 3,500। तो अब 48,000 में से मैं 3,500 क्या कर दूंगा, माइनस, तो मेरी वैल्यू बनती है 44,500, जो कि मेरे करंट ईयर की 18-19 की वैल्यू पहले से ही मेरे रिसिप्ट वाले डब्बे में बताई गई है। देखेंगे रिसिप्ट वाले डब्बों में 2018-19 की वैल्यू कितना बताई गई है रे, 44,500। अब आप इससे समझ लीजिए कि हम घूम फिर कर वापस से कहां पे आ गए, हमारे करंट ईयर पे। बट ये स्टेप्स तो आप कर ही लोगे क्योंकि ये नियम के हिसाब से जारी है। और नियम क्या है, देखो अगला पिछला माइनस हो रहा है, देख रहे हैं आप, अगला पिछला क्या हो रहा है, माइनस। अब यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट आप समझ लेंगे, वैसे तो हमें बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए बोली है, बट आप समझ लेंगे कि 3,500 जो है वो हमको मिले 2019-20 के लिए, जो हमारा करंट ईयर नहीं है, ये साल नहीं है, आने वाला साल है। और आप हमेशा समझेंगे अगर आने वाले साल के लिए कुछ पैसा आपको पहले ही मिल गया तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है, वो आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी। इसलिए इस 3,500 का समझिए, क्या आने वाले साल का पैसा अगर मुझे पहले ही मिल गया, उस साल मिला होता तो कोई बात नहीं होती, इनकम मान लिया होता। पर आने वाले साल, वो जो कल है, कल आने वाला है, बट वो पैसा मुझे अगर आज मिल गया तो मेरी लाइबिलिटी बन जाती है। इसलिए मैं 3,500 का दूसरा एंट्री कहां पे मारूंगा, लाइबिलिटी में मारूंगा। क्या लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला, कितना एडवांस में मिला, 3,500। अब आप यहां पे ध्यान भी देंगे कि हो क्या रहा है, इसको एक उदाहरण के साथ समझिए। मान लीजिए मेरे तरफ 12th क्लास का कोई बच्चा है, उसे मेरी टीचिंग बहुत पसंद आती है, मेरा पढ़ाना बहुत पसंद आता है, और वो उसकी ट्यूशन फीस मेरे तरफ पूरी कंप्लीट है, और उसने और मुझे 2,000 रुपए लाकर मेरे हाथ में रख दिया और बोला कि सर आप ये ले लो, मैं फर्स्ट ईयर में भी आपके तरफ ट्यूशन लगाने वाला हूं। अब यहां से आप समझेंगे
कि वो जो 2000 है वो मुझे कल मिलना चाहिए था, कल आने वाले थे, अगर वो पैसा मैंने आज ही ले लिया तो उस बच्चे की तो असेट हो जाएगी क्योंकि उसका पेमेंट हो चुका है, अब उसको बस बेनिफिट उठाना है मेरे तरफ से। बट मेरे लिए वो हो जाएगी लाइबिलिटी कि भैया मैंने इस बच्चे से पैसे ले लिया हो तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लाइबिलिटी है कि मुझको इसे पढ़ाना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर की ट्यूशन में एडमिशन देना पड़ेगा क्योंकि मैंने पैसे एडवांस में ले चुका हूं। इसलिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहां पे चला जाता है, लाइबिलिटी में चला जाता है। अब वापस से हम आते हैं कि हमें करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 44,500, 44,500। अब मैं आऊंगा मेरी पहली एडजस्टमेंट पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 4,500 बोला है कि इस साल का सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलना बाकी है। कितना मिलना बाकी है, 4,500। तो मैंने नियम क्या बोला, अगला पिछला माइनस करंट ईयर वाला प्लस, तो ये मेरा करंट ईयर का मैटर है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर चालू साल का अभी भी मिलना बाकी है। कितना रुपए मिलना बाकी है चालू साल का, 4,500, 4,500। तो 44,500 में प्लस कर दूंगा 4,500, तो टोटल मेरी बाहर आ जाएगी 49,000। अब ये वो सब्सक्रिप्शन का पैसा है जो मुझे अभी तक नहीं मिला, अभी भी मिलना बाकी है। फिर मिलना बाकी है तो क्या छोड़ दूं, क्या जाने दूं, क्या नहीं, ये मुझे लिख के रखना पड़ेगा कि ये सब्सक्रिप्शन के वो पैसा है जो मुझे अभी भी मिलना बाकी है। तो आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। और जब बात फ्यूचर की होती है तो वो आपकी क्या होती है, असेट, भविष्य आपकी संपत्ति है। और फ्यूचर की बात रहेगी तो आप लिखोगे असेट में। मैं असेट में लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, चालू साल का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। कितना मिलना बाकी है, 4,500। कितना रुपए मिलना बाकी है, 4,500। तो ये 4,500 की दूसरी एंट्री मैंने वहां पे डाल दी। अब दूसरी एडजस्टमेंट क्या बोल रही है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड टू 1,000। बोले रेंट पे करना बाकी रहा, रेंट पे करना बाकी रहा। अब यहां पे मिलने की बात नहीं की गई है, यहां पे पेमेंट की बात की गई है कि हमने अभी भी रेंट, चालू साल का 1,000 रुपए का रेंट, 1,000 रुपए का किराया अभी तक दिया नहीं है। तो पेमेंट को पूछेंगे कि हमने रेंट कितना पे किया, तो रेंट आपको दिखेगा, फिर से देख लीजिए रेंट में क्या लिखा है, रेंट की वैल्यू दी गई है पेमेंट में दूसरे नंबर पर, रेंट लिखा गया है 5,000। रेंट कितना लिखा गया है, 5,000। तो नो डाउट इसको हम एक्सपेंडिचर में लिख देंगे टू रेंट। क्या लिख देंगे, टू रेंट। अब आपको रेंट की वैल्यू कितना दी गई है, अंदर लिखोगे आप लोग 5,000। रेंट की वैल्यू कितना दी गई है, 5,000। माने हमने इस साल कितने का खर्चा किया रेंट पे, 5,000 का। कितने का खर्चा किया, 5,000 का। बट उस रेंट के बाजू में ब्रैकेट में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप एक बार पढ़ लोगे उसको, ध्यान दीजिए क्या इंफॉर्मेशन है। इंक्लूडिंग 2,000 फॉर 17-18, बोला है कि ये मैंने 5,000 का तो खर्चा किया, बट इस 5,000 के खर्चों में मैंने 2,000 का खर्चा 17-18 के लिए किया, 2017-18 के लिए किया, जो कि मेरा पीवाई है, प्रीवियस ईयर है, पिछला साल है। तो इस साल जो मैंने 5,000 खर्चा किया उसमें से 2,000 मेरे पिछले साल के लिए है। और मैंने नियम आपको बताया हो कि अगला पिछला माइनस करना है, तो ये पिछले साल के लिए 2,000 है, तो मैं इस 5,000 में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पेड फॉर प्रीवियस ईयर। ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ध्यान दीजिए, मुझे अकाउंटिंग करनी है मेरे इस साल के लिए, तो पिछले साल का खर्चा मैं यहाँ पे पकड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए 5,000 का खर्चा मैंने रेंट पे इस साल किया, मान लिया, बट उसमें से 2,000 का खर्चा मेरे पिछले साल के लिए था, इसलिए मैं 2,000 रुपए यहां से क्या कर दूंगा, माइनस। तो बचते हैं मेरा 5,000 में से 2,000 गए, बचते हैं मेरा 3,000। ये मेरा हुआ इस साल का खर्चा। मेरा इस साल का रेंट के ऊपर खर्चा कितना है, 3,000। ये बता रहा है मुझे डब्बा। पर एडजस्टमेंट क्या बोल रही है कि आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर बोल रही है कि चालू साल का रेंट अभी भी देना बाकी है। क्या बोल रही है, चालू साल का रेंट अभी भी देना बाकी है। कितना रेंट अभी भी देना बाकी है, तो 1,000 रुपए का रेंट अभी भी देना बाकी है। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, प्लस, क्या बोला मैं, नियम क्या है, अगला पिछला माइनस करंट ईयर वाला प्लस। तो मैं यहां पे प्लस करके लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर।
आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर, चालू साल का रेंट अभी भी देना बाकी है। चालू साल का रेंट कितना देना बाकी है, तो चालू साल का रेंट देना बाकी है 1000 रुपए, तो इस साल का रेंट के ऊपर खर्चा हो जाएगा टोटल 4000 का। इस साल का रेंट के ऊपर खर्चा कितना हो जाएगा, 4000 का। अब मुझे बताइए क्या तुमने ये रेंट के ऊपर खर्चा कर दिया या करना अभी भी बाकी है, तो करना अभी भी बाकी है। 1000 रुपए का रेंट के ऊपर खर्चा करना बाकी है, तो करना तो पड़ेगा, करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट का दूसरा एंट्री में डालने वाला हूं लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर CY करंट ईयर कितना, 1000 रुपए इस साल का रेंट अभी भी देना बाकी है। चलिए 2 एंट्रियां हो गई है। उसके बाद हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, 2 इफेक्ट डाल दिए। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2018। आप ध्यान देंगे हमारा साल शुरू कब हुआ, 2018 को, खत्म कब हो रहा है, 2019 को। तो साल के शुरुआत में स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक आपको दिया है 6000, कि साल के शुरुआत में कितने के स्पोर्ट्स मटेरियल थे आपके पास, 6000 के। एंड 31 मार्च 2019 बोले तो साल के अंत में, साल के अंत तक आपके पास स्टॉक ऑफ मटेरियल हो गया 14000। तो क्या मैंने साल के दौरान कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा नहीं होगा, हाँ खरीदा होगा। तो आप ये पूछेंगे पेमेंट साइड को, पेमेंट साइड में कोई स्टॉक्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है क्या, आप देखेंगे हाँ दिया है। आप नीचे आएंगे पेमेंट साइड में, सबसे नीचे आपको मिलेगा स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, कितना दिया है, 40000। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करने वाले हैं देख लीजिए। मैं असेट में जाता हूं, कोई भी प्रकार का स्टॉक मेरी असेट होती है, मैं सबसे ऊपर लिखूंगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और ये वाला मेरा ओल्ड स्टॉक है कि मेरे पास साल की शुरुआत में, आप देखेंगे तारीख पढ़ लेंगे 1 अप्रैल 2018 जो कि मेरी शुरुआत है, माने शुरुआत में मेरे पास कितने हजार का स्पोर्ट्स मटेरियल अवेलेबल था, 6000 का। उसके बाद मैंने और कितना खरीदा, 40000 का, यहाँ पे प्लस कर दूंगा न्यू परचेज के नाम से। क्या नाम से, न्यू परचेज, नया खरीदा। कितने का खरीदा, 40000 का। तो टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल कितना हुआ, 46000। 6000 का मेरे पास पहले से था, नया मैंने खरीदा 40000 का, टोटल मेरा हो गया 46000। बट एडजस्टमेंट ये भी बता रही है कि 31 मार्च 2019 माने साल के अंत में आपके पास सिर्फ कितने हजार का माल बचा, 14000 का। सिर्फ कितने हजार का माल बचा, 14000 का। तो मैं 46000 में से कितने माइनस करूं, मैं 46000 में से कितने माइनस करूं कि मेरे पास सिर्फ 14000 का माल बच जाए, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 32000। कितना माइनस करना पड़ेगा, 32000। सर किस नाम से माइनस करना है, ध्यान देंगे, आप बोलोगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम बोले तो यूज किया गया, क्या किया गया, यूज किया गया। कि हमारे पास साल की शुरुआत में 6000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था, साल के दौरान हमने 40000 का खरीदा, टोटल साल के दौरान हमारे पास था 46000 का। बट साल के दौरान कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज भी तो होगा, बैट यूज होंगी, बॉल यूज होंगी, कवर्स यूज होंगे, सब कुछ यूज होगा, और यूजिंग के कारण उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और हमने ऐसा कितने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया, तो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया 32000 का। अब हमारे पास कितने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल बचा है, तो साल के अंत में हमारे पास 14000 का स्पोर्ट्स मटेरियल अभी भी बचा हुआ है। ये आपको एंट्री बताना चाहती है। तो फिर आपका खर्चा कितने का हो गया इस साल में, इस साल में कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया। तो इस साल मेरा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हो गया 32000 का। तो 32000 की दूसरी एंट्री कहां पे लगा दोगे आप, एक्सपेंडिचर में। क्या नाम से लगानी है एंट्री, टू स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। क्या नाम लिखोगे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। कितने का कंज्यूम किया, 32000 वाली अमाउंट बाहर लिख देंगे, 32000। चलिए हमारी 1 2 3 चौथी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया हमने। एक एडजस्टमेंट छोड़ दिए, नजर से चूक गया, स्किप हो गई, वो ध्यान दे देंगे। एंट्रांस फी आर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। ये बस एक इंफॉर्मेशन है, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट नहीं है। डालने वाला, बोर्ड एग्जाम वाला जानबूझकर ऐसे एडजस्टमेंट डालेगा जिसमें बच्चे क्या हो, कंफ्यूज हो। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज होना नहीं है। ये कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बस एक इंफॉर्मेशन है। क्या बोला है रे, एंट्रांस फी आर टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। बोला है कि एंट्रांस फी को रेवेन्यू इनकम, बोले तो इनकम माना जाए, तो हम वैसे ना वैसे एंट्रांस फी को इनकम ही मानते हैं।
अगर बोला होता कि कैपिटलाइज करनी है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती, फिर हमको यहां से माइनस करके उसको कैपिटल फंड में प्लस करना पड़ा होता, बट यहाँ पे हमको वो करना नहीं है, तो आप लोग बस ध्यान दे दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्रांस फी को कहां पे लिखना है आपको? रेवेन्यू इनकम में लिखना है। तो देख लेते हैं एंट्रांस फी कितना है, 8,000। तो चुपचाप से 8,000 इनकम में दे देंगे। यहां पे लिखूंगा बाय एंट्रांस फीस, बाय एंट्रांस फीस कितना है रे बाबा? 8,000। कितना एंट्रांस फीस? 8,000। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसकी दूसरी एंट्री, अरे भैया क्यों मारनी है दूसरी एंट्री, क्या ये कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, ये तो बस एक सिंपल सी क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो हमने बस पोस्टिंग उसकी कर दी कि एंट्रांस फी हमारी इनकम है, 8,000 इनकम में दिखा दिए। चलिए उसकी कोई डबल एंट्री होने वाली नहीं है। अब यहां पे ध्यान देंगे, क्या आपको पूरे इस सम में कैपिटल फंड दिया था? दिया है कहीं पे? आप पूरा पढ़ लेंगे, आपको कैपिटल फंड कहीं पे नहीं मिलेगा। तो आप जानते हैं कि अगर हमें कैपिटल फंड ना दिया हो तो हमको जो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया जाता है उसी को हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल फंड मान लेते हैं। तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री है वो हम कैपिटल लाइबिलिटीज में लिखेंगे कैपिटल फंड के नाम से, बट वो थोड़ी देर में करेंगे। पहले अपन बाकी का पूरा रिसिप्ट साइड निपटा देते हैं। सब्सक्रिप्शन हो गया है, एंट्रांस फी इनकम में लिख दी। डोनेशन, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, अब यहां पे ध्यान दे देंगे, ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। डोनेशन आपको मिला है, आप बोलोगे सर डोनेशन मिला है कोई बड़ी बात नहीं, डोनेशन इनकम में लिख लीजिए। नहीं, ये डोनेशन आपको किसी कारण से मिला है, किसी स्पेशल काम के लिए मिला है। जब भी डोनेशन किसी स्पेसिफिक काम के लिए बोला जाए तो आप समझ लेंगे कि ये वाला डोनेशन आपकी लाइबिलिटी है। क्या है आपकी? लाइबिलिटी। तो जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 70,000 मिला है उसको मैं इनकम में ना लिखते हुए कहां पे लिखूंगा? लाइबिलिटी में लिखूंगा, क्योंकि ये मुझे किस काम के लिए मिला है? तो मुझे बिल्डिंग फंड के लिए मिला है। तो मैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड लिख दूंगा लाइबिलिटी में। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितना है रे बाबा? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड तो वो है मेरा 70,000। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। आपको इंटरेस्ट भी दिया है इनकम में, कितना इंटरेस्ट दिया है रे बाबा? 600 रुपए का। तो इंटरेस्ट मैं इनकम में लिख दूं, बाय इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट आपको मिला? 600 रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके नीचे लिखा है इनकम में, रिसिप्ट में, सेल ऑफ फर्नीचर। बोले तो पुराना कोई मेरे पास फर्नीचर रहा होगा, उसको बेचने पर मुझे 4,500 की इनकम हुई। इस झलावे में आप कभी नहीं आएंगे। आप देखना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जानबूझकर वो ऐसा डालेगा। आप समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सेल ऑफ फर्नीचर किया, बोले तो फर्नीचर हमने बेचा। कितने में बेचा है? 4,500 में। बट उसके नीचे भी कुछ लिखा है, पढ़ो। बुक वैल्यू ऑफ ₹8,000। बोले तो ऐसा फर्नीचर जिसकी वैल्यू 8,000 की थी पर वो हमने कितने में बेच दिया? 4,500 में। तो क्या आप इसको अपना इनकम मानेंगे? एक फर्नीचर जिसकी वैल्यू 8,000 थी वो आपने बेचा 4,500 में, यानी कि आपने खुद का नुकसान करा बेटे है। कितने का नुकसान करा बेटे है? 3,500 का। तो वो 4,500 की एंट्री इनकम में ना डालते हुए हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कि फर्नीचर बेच के हमको लॉस हुआ, खर्चा हुआ, लॉस हुआ कितने का? 3,500 का। बहुत लोगों को एंट्री समझ नहीं पाती है ये वाली, आप ध्यान से समझ लेंगे। 8,000 का मेरा फर्नीचर अगर मैं 4,500 में बेचता हूं तो क्या मैं उसको मेरी इनकम बोलूंगा? नहीं, ये मेरा नुकसान है। 8,000 का फर्नीचर 4,500 में बेचोगे तो आपका नुकसान हो जाता है 3,500 का। और डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए मैंने टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या कर दिया? डेबिट में लिख दिया हूं। कितना? 3,500। तो यहां पे हमारी रिसिप्ट साइड खत्म हो रही है। पेमेंट साइड में आएंगे तो सबसे ऊपर आपको दी गई है सैलरीज। क्या दी गई है? सैलरीज। मैं आपके लिए थोड़ा चलो सैलरीज हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर में सबसे ऊपर, टू सैलरीज। कितने की सैलरीज खर्चा कर रहे हो आप? 5,000। सैलरी का खर्चा कितना है? 5,000। उसके बाद रेंट हमारा हो गया है, रेंट की हमने एंट्री मार दिया है, एडजस्टमेंट भी कर दिया अच्छे से। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने के हैं? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके हो रहे हैं 1,450, 1,450। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट आपको दिया गया है 60,000 का। तो आप जान लेंगे फिक्स डिपॉजिट माने बैंक में क्या की गई एफडी, ये आपकी असेट होती है, संपत्ति होती है। क्योंकि ये संपत्ति, ये एफडी आपको फ्यूचर में लाभ दिलाने वाली है। और मैंने आपको एक मंत्र दिया हो, क्या है रे बाबा, कि जब भी बात फ्यूचर की हो तो वो आपकी क्या होती है? असेट होते हैं। भविष्य हमारी संपत्ति है। ध्यान देंगे, आप लिख लेंगे इसको। कहां पे लिखना है आपको?
असेट साइड में आपको लिखना है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट्स कितने के फिक्स डिपॉजिट है? तो आपके फिक्स डिपॉजिट है 60,000 के, 60,000 के। चलो उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नो डाउट ये हमारा खर्चा है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितने का खर्चा हुआ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे? 750 रुपए। कोई बात नहीं, 750 हमने लिख दिए। जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस कितना जा रहा है? 5,500। जनरल एक्सपेंसेस कितना जा रहा है? 5,500। उसके बाद ओके, तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट आपको दी गई है। जनरल एक्सपेंसेस के नीचे एक छोटी सी क्या दी गई है बाबा? आपको ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जनरल एक्सपेंसेस 5,500 का खर्चा है, बट इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो फिर ये हमारी किसी भी तरीके से पोस्टिंग नहीं हुई, ये हमारी हो जाती है हिडन वाली एडजस्टमेंट। जनरल एक्सपेंसेस आप लिखोगे 5,500, बट इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल के लिए कितने का खर्चा हुआ? 500 का। तो 5,500 में से 500 माइनस, तो इस साल का खर्चा आपको दिख जाएगा कितना? 5,000। और ये 500 तुमने आने वाले साल का पैसा पहले ही दे दिया, तो ये आपकी प्रीपेड होती है, ये आपका एडवांस पेड वाला एडवांस होता है। इसलिए प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा? असेट में जाएगा। यहां पे लिख देता हूं प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस। प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं? 500 के। तो ये 500 वाली वैल्यू आपकी कहां पे चली जाएगी? असेट साइड में चली जाएगी। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, वो तो हमने मार दी है एंट्री स्पोर्ट्स मटेरियल वाली। उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस आपको असेट साइड में लिखना पड़ता है, इसको आप स्किप नहीं करते। तो असेट साइड में अपन लिख देंगे कितना रे बाबा? कैश इन हैंड 8,900, कैश एट बैंक 25,000, दोनों लिख देंगे। कैश इन हैंड 8,900 प्लस कैश एट बैंक, कितना है बैंक में? 25,000। दोनों की टोटल करके बाहर निकाल लेते हैं 33,900, कोई तकलीफ नहीं है। चलो ये भी हमने लिख दिया, हमारी सारी पोस्टिंग हो गई है। अब हम क्या करते हैं? क्लोजिंग। बट ये क्लोजिंग करते समय आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमने अभी तक बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमको कैपिटल फंड में लिखना था वो अभी तक लिखा गया नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। बट हम सब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग में हमको करना क्या पड़ता? नियम क्या है? 3 नियम, 3 सिंपल नियम। एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। क्या बोल रहा हूं मैं? एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, बड़ी अमाउंट दोनों साइड को। तो अंदाजा लगा लेंगे कौन सी साइड आपको बड़ी दिख रही है? मेरे को यही साइड बड़ी दिख रही है। टोटल कर लेता हूं 49,000 प्लस 8,000 प्लस 600, ये टोटल आ रही है आपकी 57,600, 57,600। अब यहां की टोटल कर लेता हूं 5,000 प्लस 1,400, 1,450 प्लस 750 प्लस 4,000 प्लस 32,000 प्लस 3,500 प्लस 5,000, ये टोटल आ रही है 51,700। कितना आ रही है? 51,700। अब 57,000 बड़े हैं तो 57,600 दोनों जगह। 57,600 में से इधर की टोटल 51,700 को क्या कर दूंगा? माइनस 57,600। तो हमारा आंसर आ रहा है, हमारा सरप्लस आ रहा है, सरप्लस आ रहा है टू सरप्लस कितना? 5,900। कितना आ रहा है? 5,900, जो कि सही है, एकदम बराबर है बुक के आंसर के हिसाब से। उसके बाद हम लिख देंगे एक्सेस ऑफ इनकम। एक्सेस ऑफ इनकम बोले तो इनकम का ज्यादा होना, किस पे ज्यादा होना? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर माने खर्चों से इनकम का ज्यादा होना। तो खर्चों से इनकम ज्यादा है माने इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है। कितने से खर्चे कम है? तो 5,900 से कम है। तो ये मेरा सरप्लस आया, और ये सरप्लस मैं कैपिटल फंड में क्या कर देता हूं? प्लस। ये सरप्लस मैं कैपिटल फंड में क्या कर देता हूं? प्लस। तो यहाँ पे तो हमारा सम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है।